हाय गाइस, दिस इज CS वैभव चितलांगिया एंड आज हम लोग का जो डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है ऑन द सब्जेक्ट मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज। सो मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज जो है वो मॉड्यूल 3 प्रोफेशनल प्रोग्राम के में अभी एक नया बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट डाला गया है। ओपन बुक टेस्ट है, सबसे मजे की बात। सेकेंडली केस स्टडीज है, सो इंटरेस्ट भी आता है। हमने बहुत थ्योरी पढ़ लिया एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल के बाकी सब्जेक्ट्स में। ये एक वैसा सब्जेक्ट है जो आपको उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझाएगा। नाउ ये जो सब्जेक्ट है आपको थोड़ा सा पहले सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। ये सब्जेक्ट है डिवाइडेड टोटल 8 टॉपिक्स में। 8 टॉपिक्स में आपका कवर होता है टॉपिक्स लाइक कॉर्पोरेट लॉ एज इन कंपनी लॉ, उससे रिलेटेड लॉज। एक होता है अदर इकोनॉमिक लॉज जिसमें आपको आर्बिट्रेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो सब पढ़ना पड़ता है। एक है सिक्योरिटीज लॉ, एक है इंसॉल्वेंसी लॉ, एक है कॉम्पिटिशन लॉ। ऐसे करके दिया 8 डिफरेंट टॉपिक्स एंड ऑन एन एवरेज नहीं भी तो इस पूरे मॉड्यूल में आपको एटलीस्ट 300 केसेस दिए गए हैं। ठीक है, नाउ सुन के तो लगता है कि ओपन बुक टेस्ट है, काफी आराम से निकल जाएगा, बट यहां पे एक बहुत छोटा सा बहुत मोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इंटरप्रिटेशन जो कि होता है हर केस स्टडी का, वो एक ऐसी चीज है जो हम बहुत आसानी से नहीं कर सकते। एंड यही चीज मैं सिखाने आपको यही चीज सिखाने के लिए मैं ये नया सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं। इन लेक्चर्स में हम हर रिकॉर्डिंग में, हर वीडियो में 2 या 3 छोटे छोटे केसेस लेंगे एंड देखेंगे कि उसके फैक्ट्स क्या थे, उसमें क्या डिसीजन लिया गया, उसमें जो डिसीजन लिया गया वो क्यों लिया गया एंड उस डिसीजन का क्या इफेक्ट है। केसेस में घुसने के पहले मैं बस आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूं कि आफ्टर ऑल इन केसेस का इंपॉर्टेंस क्या है। क्यों ऐसा है कि हम केसेस को इतना वैल्यू देते हैं? भाई, 2 लोगों के बीच में डिस्प्यूट आया, डिस्प्यूट डिसाइड कर लिया केस, कोर्ट ने, केस खत्म हो गया, बात खत्म। क्यों ऐसा है कि हमें बार बार वो केसेस पढ़ाया जाता है? और ये पहली बार नहीं है जब हम केसेस पढ़ रहे हैं। हम आज तक एग्जीक्यूटिव में भी कई बार कई सारे केस लॉस के नाम सुने हैं, हम कई बार दूसरे सब्जेक्ट्स में भी सुने हैं प्रोफेशनल के, और यहां पे तो एक नया सब्जेक्ट ही ला दिया पूरा केसेस के ऊपर। क्यों ऐसा है कि केसेस इतने इंपॉर्टेंट है? इसका आंसर एक ही है, वो है सिंपल, आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ आप सोच रहे हो कि आर्टिकल 141 क्या है? आर्टिकल 141 ये बोलता है कि कोई भी ऐसा जजमेंट जो कि ऊपर वाले कोर्ट ने दी है, उसके सबऑर्डिनेट जितने कोर्ट्स आते हैं सबके ऊपर वो जजमेंट बाइंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑफ लॉ, वो पॉइंट ऑफ लॉ का जजमेंट जो भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है वो आने वाले सारे केसेस के लिए महाराष्ट्र के स्टेट में बाइंडिंग है। उसके नीचे के जितने कोर्ट्स हैं वो सारे कोर्ट्स को वो जजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर जजमेंट दिया तो क्या होगा? सिंपल है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी लॉ के किसी भी पॉइंट में कुछ भी जजमेंट दिया है वो पूरे इंडिया के लिए लॉ बन जाता है। इंडिया का कोई और कोर्ट, कितना भी बड़ा हाई कोर्ट हो, कोई भी हो, कितने भी बड़े जज हो किसी भी बड़े हाई कोर्ट के, इनफैक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट के भी आगे कोई केसेस निकले तो वो बाउंड होते हैं बाय दैट केस लॉ। उस केस लॉ में पिछले डिसीजन में जो भी कुछ होल्ड किया गया है वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाएगा एंड बाकी सारे कोर्ट्स को उस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज द रीजन व्हाई केस स्टडीज इज इंपॉर्टेंट एंड केसेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सो हम क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ रहे वो हमें समझ में आ गया। ये सब्जेक्ट अगर आप ये सोच रहे हो कि ओपन बुक है, बहुत आसानी से निकल जाएगा, यार क्या भी मतलब का ये पढ़ा रहे, तो प्लीज याद रखिएगा 300 केसेस है, 3 घंटा है। 3 घंटे के अंदर 300 केसेस निकालने का टेक्निक इज समथिंग जो हम आपको सिखाएंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि फर्स्ट टाइम वहां जाके केस लॉस पढ़ोगे तब तो पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज इंटरप्रिटेशन समझेगा ही नहीं। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर्स जो है वो आपको हेल्प करेगा, थोड़ा बहुत इंटरप्रेट करने का आपको जो तरीका है वो समझ में आएगा एंड कैसे हाउ टू गो अबाउट विद दिस सब्जेक्ट वो हम लोग थोड़ा सीख पाएंगे। तो एज आई हैव सेड, इस सब्जेक्ट में 8 टॉपिक्स हैं। आज हम लोग 2 डिफरेंट टॉपिक्स के एक केस लॉस देखने वाले हैं। पहला केस लॉ जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कॉम्पिटिशन लॉ से रिलेटेड। ठीक है, सो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 हम लोग पहला केस लॉ कंपटीशन एक्ट से देखने वाले हैं एंड जो दूसरा केस लॉ है वो हम लोग देखने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हम लोग कोपरा भी बोलते हैं, 1986 विच इज कोपरा। ठीक है, फटाक से बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं पहला केस। तो जो पहला केस हम लोग देखने वाले हैं उस केस का नाम है मीत शाह and others versus Union of India
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड अदर्स। ठीक है, अगर आप अपना मॉड्यूल खोलोगे तो आप देखोगे ये वाला जो केस लॉ है ये लास्ट केस दिया हुआ है चैप्टर नंबर 5 का। सो आपको रेफरेंस के लिए इजी हो जाएगा, आपको एक बार आप ये वीडियो देख ले रहे हो उसके बाद आपको इजी हो जाएगा कैसे आपको पढ़ना है। सो लास्ट केस है चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, आइए हम लोग फटाक से देखते हैं इस केस में क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था कि ये केस कंपटीशन कमीशन के पास गई एंड उसमें क्या जजमेंट होल्ड किया गया था। ठीक है, हम सबको पता है कि जो कंपटीशन एक्ट है, ठीक है, जो कंपटीशन एक्ट है 2002 का, उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि मार्केट में कंपटीशन बना रहे। हम सब एग्जीक्यूटिव में पढ़ के आए हैं कंपटीशन एक्ट, ईबीसीएल, ईसीएल जो भी था आपका उसे पढ़ के आए। सो मार्केट में कंपटीशन बना रहे। कंपटीशन एक्ट बेसिकली 3 चीजों से डील करती है, 3 चीज 3 सेक्शंस। सेक्शन 3 जो बात करता है एंटी कंपेटिटिव अग्रीमेंट्स का। नेक्स्ट इज सेक्शन 4 जो की बात करता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस का। एंड द लास्ट इज सेक्शन 5 एंड 6 जो की बात करता है कॉम्बिनेशंस का। राइट, ये सब चीज के डिटेल्स में हम नहीं जाने वाले, हम आपको नहीं बताने वाले अब्यूज ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, एंटी कंपेटिटिव अग्रीमेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशंस क्या होता है। हमें पता है कंपटीशन एक्ट के प्रोविजंस ये 3 चीजों से डील करते हैं। आते हैं इस केस में। ठीक है, सो ऑल्सो एक और बात, कंपटीशन एक्ट में कौन है हमारा अथॉरिटी? इट इज द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आते हैं केस में। ये जो मीत शाह है जो हमारे इस पर्टिकुलर केस में इंफॉर्मेंट है, ठीक है, ये गया सीसीआई के पास एंड इन्होंने कंप्लेन की। क्या कंप्लेन की? कंप्लेन ये थी कि जो अपने टिकट बुक करते हैं फ्रॉम दिस एजेंसी कॉल्ड IRCTC, ठीक है, हम जो टिकट बुक करते हैं फ्रॉम दिस एजेंसी कॉल्ड IRCTC, ये अपने डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहा है। पहले आप ये सोचो, क्या डोमिनेंट पोजीशन मार्केट में इज अ प्रॉब्लम? नहीं, डोमिनेंट होना तो प्रॉब्लम है नहीं, कोई भी इंसान डोमिनेंट हो सकता है। आज रिलायंस इतना बड़ा डोमिनेंट प्लेयर है, आज IRCTC जो कि रेलवेज के सेक्टर में इतना डोमिनेंट प्लेयर है, तो क्या आप उसको रोक दोगे कंपटीशन एक्ट के अंदर? नहीं। याद रखिएगा, कंपटीशन एक्ट डोमिनेंस के अगेंस्ट कभी नहीं है। कंपटीशन एक्ट एक ही चीज के अगेंस्ट है जो है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। सो हमारे मीत शाह जी आए और उन्होंने बोला कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कि IRCTC जो है वो अपने डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रही है। IRCTC ने पूछा, CCI ने पूछा कैसे? तो मीत शाह ने बोला कि IRCTC क्या करती है, जब भी आप उनसे टिकट बुक कराने जाओ, सो लेट्स से आप जो टिकट बुक करा रहे हो उसका रुपीज जो फेयर है वो है रुपीज 421, ठीक है। सो टेक्निकली अगर आपका फेयर रुपीज 421 है तो आपको 421 ही लेना चाहिए, राइट? जितना पैसा है भाई उतना ही लोगे ना। IRCTC क्या कर रही है, इसमें थोड़ा चालू दिमाग लगा रही है, वो रुपीज 421 को बेस फेयर का नाम दे रही है। एंड देन एक और कॉन्सेप्ट लेके आई है टोटल फेयर का, जिसमें जो भी फेयर होता है आपका, जो भी बेस फेयर होता है, उसको वो नियरेस्ट 5 जो कि नेक्स्ट 5 है उस पर राउंड ऑफ कर देती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपका बेस फेयर टिकट का है रुपीज 421, वो आपका बिल में जो टोटल फेयर ऐड करेगी वो करेगी रुपीज 425 का। भाई ये तो कहीं का कोई मतलब ये तो जस्टिस ही नहीं हुआ। आप अपने मन से बैठे बैठे राउंड ऑफ क्यों कर रहे हो? फेयर तो 421 था ना, तो मिलना तो 421 चाहिए था। आया CCI के पास ये कंप्लेन लेके गए हमारे इंफॉर्मेंट जो कि है मीत शाह, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने एक और कंप्लेन किया, उन्होंने बोला चलो एक बार के लिए मानते हैं कि आपका टोटल फेयर IRCTC राउंड ऑफ कर भी देती है, बट वो इसमें और क्या बदमाशी कर रही है। अगर मान लो मेरे को 3 टिकट्स चाहिए, तीनों टिकट्स का फेयर 421 है, राइट? तो अगर कोई नॉर्मल जगह आप राउंडिंग ऑफ सोचो तो राउंडिंग ऑफ क्या होना चाहिए, 421 को आप ऐड करोगे, राइट? एंड देन उसको आप राउंड ऑफ करोगे टू द नियरेस्ट 5। ये फिर भी समझ में आता है कि चलो एक बहुत सही तरीका है राउंड ऑफ करने का। IRCTC ये भी नहीं कर रही है। IRCTC इज नॉट डूइंग दिस। व्हाट IRCTC इज डूइंग इज, 3 टिकट्स लिए आपने 421, वो तीनों टिकट को पहले इंडिविजुअली राउंड ऑफ कर रही है 425 एंड जो टोटल वैल्यू है वो इसका 1275 निकाल रही है। तो जो आपका नॉर्मल 1265 आता वो 275 आ रहा है ना। आप ये सोच रहे हो कि भाई 10 रुपए का फर्क है, क्यों इतना माथा लगाए?
बट आप ये सोचो आईआरसीटीसी दिन में कितने टिकट्स बुक करती है, एंड अगर वो हर टिकट में ऐसे 5-5 रुपया 6-6 रुपया लेने लग जाए तो भाई ये तो अनफेयर गेन बहुत ज्यादा हो रहा है ना आईआरसीटीसी को, एंड फिर ये मार्केट के कंपटीशन को भी बर्बाद कर रहा है। तो इसीलिए मीत शाह गए अपने सीसीआई के पास। नाउ सीसीआई के पास गए तो सीसीआई बोला अच्छा तो आपका कंप्लेन है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस का, ठीक है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंस मतलब कौन सा सेक्शन, सेक्शन 4 ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है। इन्होंने नोटिस दिया आईआरसीटीसी को, आईआरसीटीसी जो कि ऑपोजिट पार्टी है, तो इस केस में ऑपोजिट पार्टी आप देखो कौन कौन है। ऑपोजिट पार्टी है यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड अदर्स। अदर्स मतलब और भी 2-3 पार्टीज है, उसमें से एक थी आईआरसीटीसी। सारे ऑपोजिट पार्टीज को गया अपना नोटिस, ठीक है। सो मीत शाह लोग है इंफॉर्मेंट एंड ये लोग है अपने ऑपोजिट पार्टीज, ठीक है। सारे ऑपोजिट पार्टीज हो गया नोटिस, ठीक है। नोटिस आया, वो लोग आए कोर्ट में, हियरिंग स्टार्ट हुई। ना हियरिंग स्टार्ट होने के पहले सीसीआई क्या क्या देखता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस के लिए, मैं आपको बताता हूं। कभी भी अगर सीसीआई के पास कोई कंप्लेन आता है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 4 ऑफ द कंपटीशन एक्ट, सीसीआई सबसे पहले देखेगा कि जिस भी मार्केट में डोमिनेंस की बात हो रही है वो मार्केट क्या है। तो आप कंपटीशन एक्ट पढ़ के आए हो, आपको पता है उस मार्केट को हम बोलते हैं रेलेवेंट मार्केट। सो सीसीआई सबसे पहले देखेगा ये कंप्लेन से रिलेटेड हमारा जो रेलेवेंट मार्केट है वो क्या है, ठीक है। एक बार सीसीआई रेलेवेंट मार्केट चेक कर लिया, उसके बाद सीसीआई चेक करता है क्या उस रेलेवेंट मार्केट में जो भी ऑपोजिट पार्टी है उसका डोमिनेंस है क्या। पहले हम केवल चेक करते हैं डोमिनेंस है क्या। अगर हमें पता चला रेलेवेंट मार्केट में डोमिनेंस नहीं है, बात वहीं खत्म, हम अब्यूज ऑफ डोमिनेंस तक जाएंगे भी नहीं। ऑफ कोर्स अगर डोमिनेंस नहीं है तो आप कुछ भी हरकत कर रहे हो, वो मे बी गलत हो सकता है, वो एंटी कंपेटिटिव हो सकता है, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस तो नहीं हो सकता, राइट। सो जब भी हम सेक्शन 4 ऑफ कंपटीशन एक्ट के अंदर चेक करते हैं, हम पहला चीज चेक करेंगे रेलेवेंट मार्केट क्या है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं क्या डोमिनेंस है। अगर लेट्स से डोमिनेंस नहीं है तो वहीं पे केस क्लोज्ड, केस वहीं बंद, बात खत्म, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस कभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। बट अगर हम बोलते हैं हाँ डोमिनेंस है, तो फिर हम लोग थर्ड देखने जाते हैं क्या ये डोमिनेंस अब्यूज हो रहा है, क्या जो भी एक्शंस ऑपोजिट पार्टी का हम अलेज कर रहे हैं कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंस है, क्या वो सच में अब्यूज ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है। तो आइए हम लोग ये 3 फैक्टर्स देखते हैं इस पर्टिकुलर केस में। फैक्ट्स आपको पता है, आप बताओ रेलेवेंट मार्केट क्या होगा। सो हमारा रेलेवेंट मार्केट होगा रेलवेज, सो होगा अपना मार्केट ऑफ प्रोविजन ऑफ बुकिंग टिकट्स, ठीक है, बुकिंग टिकट्स ऑफ रेलवेज, रेलवे का ही टिकट बुक करता है ना आरसीटीसी, ठीक है। ये तो हो गया अपना रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। हम पढ़ के आए हैं कि रेलेवेंट मार्केट मतलब रेलेवेंट प्रोडक्ट एंड रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट। तो रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट ये हो गया, रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट क्या होगा, थ्रू आउट इंडिया, क्योंकि आईआरसीटीसी से तो आप पूरे इंडिया में करते हो टिकट्स, राइट। सो मार्केट ऑफ प्रोविजन ऑफ बुकिंग टिकट्स ऑफ रेलवेज इन इंडिया, ये अपना रेलेवेंट मार्केट। रेलेवेंट मार्केट का क्या इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंट मार्केट का इंपॉर्टेंस ये है कि हम जब भी जो भी अब्यूज ऑफ जो भी डोमिनेंस चेक करेंगे प्राइमरीली, वो हम रेलेवेंट मार्केट में चेक करते हैं। तो अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप पे आओ, क्या आईआरसीटीसी के पास डोमिनेंस है। सेकंड स्टेप डोमिनेंस चेक करेंगे, ठीक है। डोमिनेंस मतलब क्या, डोमिनेंस मतलब क्या आप रेलेवेंट मार्केट में ऐसे हो, ऐसे एक्ट कर रहे हो कि आप वहां पे जो मनाए वो कर सकते हो, उससे आपके बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या जो बाकी अपने दूसरे प्लेयर्स है उनके किसी भी हरकत से आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि आईआरसीटीसी डोमिनेंट क्या, ये तो इकलौता प्लेयर है। क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है रेलवेज का टिकट्स बुक करने का, कोई भी नहीं है, केवल एक आईआरसीटीसी के थ्रू करते हो। सो डोमिनेंस क्या, वो तो मोनोपोली कर रहे हैं वहां पे, राइट। सो डोमिनेंस चलेगा। अब आईआरसीटीसी प्राइस बढ़ा दे, क्या आप कहीं और जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, आपको आईआरसीटीसी के पास ही जाना पड़ेगा। तो डोमिनेंट प्लेयर तो है। सिंस हम देख ले कि यहां पे डोमिनेंस है, हम आएंगे अपने थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या उस डोमिनेंस का अब्यूज हो रहा है।
इस समय हम आके देखते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स में क्या बोला गया है, ये अपने फेयर्स को यूनिलैटरली कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। सो सीसीआई ने पूछा हियरिंग में कि आप क्यों यूनिलैटरली कन्वर्ट कर रहे हो, तो आईआरसीटीसी बोलता है अरे देखो इतने जगह इतने लोग आ रहे हैं, अब हर इंसान को 421 रुपीज एग्जैक्ट चेंज देना बहुत प्रॉब्लमैटिक है। सो मान लो कोई इंसान 421 का 450 दे रहा है, तो हमको 20 रुपीज तो हम दे सकते हैं उसको, बट हम उसको 1 करके 9 रुपीज चेंज नहीं दे सकते। ये उनका प्राइमरी कंटेंशन था। सीसीआई बोला पागल हो गया, आज के जमाने में जब आईआरसीटीसी में हर चीज, आज के जमाने में जब डिजिटल मार्केट के थ्रू हो रहा है, हर चीज ऑनलाइन हो रहा है, आईआरसीटीसी भी तो ऑनलाइन प्लेयर ही है। जब आप में बुकिंग ऑनलाइन हो रहा है और पेमेंट भी ऑनलाइन हो रही है, एंड ऑनलाइन मार्केट में तो आप 0.01 पैसा भी ले सकते हो किसी इंसान से, तो उस केस में ये चेंज वाला क्वेश्चन आया कहां से, जरा ये बताना। आईआरसीटीसी के सिट्टी बिट्टी गुल, आईआरसीटीसी के पास कोई आंसर नहीं था। उसके बाद सीसीआई ने दूसरा क्वेश्चन पूछा, चलो एक बार के लिए मान लेते हैं आपका चेंज का प्रॉब्लम था, बट आप ये वाला हरकत क्यों कर रहे हो कि 421 प्लस 421 को आप पहले कन्वर्ट कर रहे हो 425 और 425 में, एंड देन टोटल निकाल रहे हो। अगर आपको चेंज का ही प्रॉब्लम था तो आप इनको एज इट इज ऐड करके 1263 रुपीज लाते, एंड देन उसको आप 1265 में कन्वर्ट करते ना। आप इंडिविजुअली क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, इसके लिए तो आईआरसीटीसी के पास कोई आंसर ही नहीं था, ठीक है। सो रेलेवेंट मार्केट हमें पता चल गया, हम देख लिए डोमिनेंट है इन द रेलेवेंट मार्केट। आप खुद से सोचो, क्या ये हरकत करना बेमतलब का अपने मन से यूनिलैटरली बिना किसी रीजनेबल जस्टिफिकेशन के नंबर्स या पैसे को राउंड ऑफ कर देना टू दी हायर नंबर ऑफ 5, हायर मल्टीपल ऑफ 5, क्या ये जस्टिफाइड है? ऑफ कोर्स द सीसीआई हेल्ड दैट ये जस्टिफाइड नहीं है। तो आप अगर ऐसा कुछ हरकत कर रहे हो, आज आईआरसीटीसी हरकत क्यों कर पा रहा था? बिकॉज आईआरसीटीसी के पास सामने कोई और कॉम्पिटिटर ही नहीं था। इसका मतलब वो ये हरकत इसलिए केवल कर पा रहा था बिकॉज वो डोमिनेंट प्लेयर था एंड उसने उस अपने डोमिनेंस को अब्यूज किया। तो द सीसीआई हेल्ड कि अंडर सेक्शन 4 आईआरसीटीसी कैन बी हेल्ड फॉर अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंस रख दिया। एक बार अब्यूज ऑफ डोमिनेंस का प्रूफ आ जाता है सीसीआई के पास, सीसीआई तुरंत अपने डीजी दैट इज डायरेक्टरेट जनरल को बुलाती है और बोलती है इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करो, इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करो, इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट फाइल करो एंड उसके बाद केस देखा जाएगा। तो ये हमने एक क्लासिक केस देखा कि कैसे कंपटीशन एक्ट में अब्यूज ऑफ डोमिनेंस को सीसीआई अब्यूज ऑफ डोमिनेंस के केसेस को ध्यान में देती है। हम पहले क्या देखते हैं? रेलेवेंट मार्केट। उसके बाद क्या देखते हैं? क्या उस रेलेवेंट मार्केट में ऑपोजिट पार्टी का डोमिनेंस है कि नहीं, एंड जहां हमें पता चला डोमिनेंस है फिर हम घुसते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंस में। एक चीज, अगर मान लो सेकंड वाले पोजीशन में हमें पता चलता कि डोमिनेंस है ही नहीं, ठीक है, तो हम अब्यूज ऑफ डोमिनेंस वाले क्वेश्चन पे आएंगे ही नहीं। प्लीज 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 याद रखिएगा, अगर किसी भी केस में डोमिनेंस नहीं होता है तो केस वहीं बंद हो जाती है। सीसीआई डज नॉट लुक इनटू द फैक्टर और द क्वेश्चन वेदर वहां पे अब्यूज हो रहा है या नहीं। सॉर्टेड? कूल, समझा? तो ये इंटरप्रिटेशन क्या हमें समझ में आया कि अगर ऐसा कोई हरकत आईआरसीटीसी कर रही है अपने डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाते हुए, इट विल अमाउंट टू अब्यूज ऑफ डोमिनेंस एंड उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा केस था, पहला वीडियो है, बहुत सिंपल सा केस लिया मैंने। मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये केसेस कैसे आपको एक एक केस को अंदर जाके बाइसेक्ट करना पड़ेगा, डाइसेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्यों किसी फोरम ने जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट क्यों आया। क्लियर?